तो दोस्तों एक बेहतरीन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी आई है जिसका नाम है माँ मूवी का भौकाल इसलिए है क्योंकि ये शैतान यूनिवर्स का पार्ट है और हम सब ने शैतान मूवी को देखा है, तो ये मूवी भी वैसी ही है। तो इस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और लास्ट में भी जानेंगे कि आखिर ये शैतान यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ना। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम पश्चिम बंगाल के अंदर चंदरपुर गांव को देखते हैं जहां पर बहुत ही धूमधाम से काली मां की पूजा की जा रही थी। वहीं राजवाड़े में मालकिन को बच्चा पैदा हो रहा था। अब सभी लोग परेशान थे कि आखिर मालकिन को क्या होगा। तभी पता चलता है कि उससे 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब ये सुनकर मालिक और वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। दरअसल वहाँ राजवाड़े के बगल में ही एक दैत्य रहता था यानी राक्षस। उसके साय से बचने के लिए गाँव वाले लड़कियों की बलि दे देते। तो लड़की जैसे ही पैदा होती है तो हम देखते हैं कि कुछ चमगादड़ आती हुई दिखती हैं, यानी दैत्य वहाँ पर आ रहा था। तो गांव वालों की एक परंपरा थी कि जिसे भी काली माँ का सपना आएगा वही उनकी पूजा कर सकता है और उसी को लड़की की बलि देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये लड़की जो नाच रही होती है ना, उसी को माँ काली का सपना आया था। तो अब मालिक फैसला लेता है कि लड़की की बलि दिया जाए। वह अपने बेटे का नाम रखता है शुभांकर और बेटी की बलि देने के लिए पीछे पेड़ के पास ले जाते हैं। मालकिन बहुत मना करती है कि वह मेरी बच्ची है, उसे मत ले जाओ, बट मालिक नहीं मानता। आखिरकार वह उस लड़की की बलि दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है जिससे पता चलता है कि वहाँ बहुत सारी बच्चियों के कंकाल थे, यानी ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही थी। अब कहानी 40 साल बाद जाती है कलकत्ता के अंदर। हम देखते हैं कि एक स्कूल टीचर बच्चों को काली माँ के बारे में बता रही होती है जिसका नाम था अंबिका। वह कहती है कि एक रक्त बीज नाम का राक्षस था जिसने सभी देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था, क्योंकि उसको जब मारते तो उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया राक्षस बनता, जिससे उसके पास बहुत सारे राक्षस हो जाते हैं। अब उन लोगों ने मिलकर देवताओं को हरा दिया। अब सभी देवता परेशान होकर माँ पार्वती जी के पास जाते हैं। तो पार्वती जी माँ काली का रूप लेकर 7 माओं के साथ मिलकर उस राक्षस को हरा दिया। उसकी जब भी कोई बूंद गिरती वह अपनी जीभ से पी जाती। तो कुछ इस तरह रक्त बीज का खात्मा हुआ। उसके बाद हम शुभंकर को देखते हैं जो अंबिका का पति था। उसकी एक 12 साल की बेटी थी जिसका नाम था श्वेता। श्वेता अपने माँ बाप से कह दे कि गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, मेरी लिटरेचर की टीचर ने कहा है कि तुम लोगों को कहानियां ढूंढ कर लाना है। तो श्वेता अपने ननिहाल चंदरपुर जाने की जिद करती है जहाँ पर आप जानते हैं कि क्या हुआ था। तो शुभांकर उसको ये कहकर मना करता है कि वह गाँव ठीक नहीं है, वहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलता। यानी ये दोनों अपनी बेटी से उस गाँव की सच्चाई को छुपा रहे थे। उसके बाद शुभंकर को उसके गाँव से फोन आता है। उसे पता चलता है कि अचानक उसके पिता की डेथ हो गई है। तो शुभंकर रात को ही चंदरपुर के लिए निकल पड़ता है। इधर जब ये बात श्वेता को पता चलती है कि उसके पिता चंदरपुर गए और उसे नहीं ले गए तो वह बहुत नाराज होती है। अब शुभंकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद एक सरपंच से मिलता है जिसका नाम था जयदेव। वह उससे कहता है कि मैं इस राजवाड़े को बेचना चाहता हूँ, कोई ब्रोकर मिलेगा तो बताना। तो जयदेव कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा। अब शुभंकर का वहाँ पर मन नहीं लगता है, इसलिए वह रात में ही वापस आने का फैसला लेता है। वह नौकर विकास के साथ बात करते हुए जैसे ही घर से बाहर निकलता है तभी वह पेड़ की जड़ में फंसकर गिर जाता है और जड़ का कुछ टुकड़ा उसके जूते में चिपक जाता है। यानी ये संकेत था कि उसके साथ कुछ तो भयानक होने वाला है। तो शुभंकर गाड़ी लेकर सुनसान रास्ते पर निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि अंबिका को श्वेता की बनाई हुई एक ड्राइंग मिलती है जो एक पुराने वृक्ष का था। ये पेड़ वही था जो राजवाड़े के बगल में था और जिसमें एक बहुत बड़ा राक्षस था। तो हम देखते हैं कि अंबिका उसी फोटो को शुभंकर को भेज देती है। वह देखकर पागल सा हो जाता है। वह कहता है कि उसने कहाँ देखा। तभी अचानक दैत्य आता है, वह अपनी जड़ों से उसे लपेट कर जला देता है। हालांकि इस चीज को लोग एक्सीडेंट मानते हैं। उनका कहना था कि सिगरेट पीने की वजह से गाड़ी में आग लग गई होगी। अंबिका इस घटना की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। तभी गांव का सरपंच अंबिका को फोन करता है। वह बताता है कि शुभंकर ने राजवाड़े को बेचने के लिए ब्रोकर खोजने को कहा था, वो मुझे मिल गया। हालांकि अंबिका नहीं चाहती थी कि वह वहाँ पर कभी जाए, बट ये शुभंकर की आखिरी इच्छा थी, इस वजह से वह वहाँ जाने को तैयार होती है। अब उसकी बेटी श्वेता भी जिद करने लगती है। वह कहते हैं कि ये सिर्फ 2 दिनों की बात है, अब
मैं दोबारा वहाँ जाने की जिद नहीं करूंगी। तो जैसे तैसे अंबिका उसे ले जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद दोनों चंद्रपुर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाते हैं, रजवाड़े के केयर टेकर से मिलते हैं जिसका नाम था विकास, उसकी पत्नी नंदिनी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था दीपिका। अंबिका के आने से नंदिनी घबराई हुई थी, यानी उसको किसी चीज का डर तो था। वह विकास से बार बार कहती कि उसकी बेटी है, बट विकास उसे डांट देता। हालांकि शुभंकर ने अपने गांव वालों से अपनी बेटी के बारे में छुपाया था। उसने बोला था कि उसका एक बेटा है। तो लड़कियों को देखकर ये लोग हैरान थे। उसके बाद अंबिका घर में ही बंद पड़े काली माँ के मंदिर को देखती है। वह उनसे पूछते है कि आखिर ये मंदिर बंद क्यों है। तो विकास उसे बताता है कि ये मंदिर 40 साल से बंद है। ये तभी खुलेगा जब काली माँ किसी के सपने में आएंगी और फिर वही उनकी पूजा कर सकेगा। यानी 40 साल से काली माँ किसी के भी सपने में नहीं आई। इधर विकास अपने दादाजी से उसे मिलाता है जो शांत रहते थे, वह कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उसकी बेटी को देखते ही वह चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। ये सुनकर अंबिका डर जाती है। अब अगली सुबह जयदेव ब्रोकर लाता है, बट ब्रोकर को यहाँ के बारे में पता था कि ये घर शापित है जिससे उससे बात नहीं बनती। जयदेव उसे भगा देता है। इधर हम देखते हैं कि श्वेता दीपिका को अपनी ड्राइंग दिखा रही थी। तभी दीपिका उस पेड़ के ड्राइंग को देखती है। ये देखकर वह हैरान हो जाती है। वह कहती है कि क्या तुमने घर के पीछे वाले पेड़ को कभी देखा था। तो श्वेता कहती है कि नहीं। अब श्वेता उस पेड़ को देखने की जिद करती है। हालांकि दीपिका का मन नहीं था, बट वह डरते डरते उस पेड़ के पास ले जाती है। श्वेता पेड़ को देख ही रही थी कि अचानक अंबिका आ जाती है। वह बहुत डांटती है और वहीं नंदिनी भी आ जाती है। वह दीपिका को डांट कर ले जा रही थी। तभी पता चलता है कि दीपिका के पीरियड्स आना शुरू हो गए थे। इस चीज से उसकी माँ परेशान थी। वह उसे घर में बंद करके झाड़ फूक करने लगती है। बट रात को दैत्य आता है, वह अपनी जड़ों से लपेट कर उसे उठा ले जाता है। अभी जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो वह सारा इल्जाम अंबिका पर लगाते हैं। नंदिनी चिल्ला चिल्लाकर अंबिका और उसकी बेटी को कोसती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को वो ले गया, अब तेरी बेटी की बारी है। तो ये सुनकर अंबिका भी डर जाती है। वह पुलिस को बुलाती है। तभी गांव वाले शिखर से बताते हैं कि उसे दैत्य ले गया, वह एक राक्षस है, ये पहली लड़की नहीं है जिसे वह ले गया। तभी पता चलता है कि उस गांव में जब भी किसी लड़की का पीरियड्स आता उसी दिन दैत्य उन लड़कियों को उठा ले जाता। बट 2-3 दिन बाद वह लड़की अपने घर आ जाती। ये सुनकर अंबिका गांव वालों को ही बोलने लगती है। वह कहती कि हम चुपचाप रहकर तमाशा नहीं देख सकते, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। अब अंबिका इंस्पेक्टर शिखर को लेकर जंगल में चल पड़ती है। वहाँ उसे अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिलती है। तभी उसे एक गुफा टाइप दिखाई देता है जिसमें से बच्चे को रोने की आवाज आ रही थी। वह जैसे ही वहाँ जाने की सोचती है तभी शिखर उसे रोक देता है। अब वह वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद श्वेता अपनी माँ से पूछती है कि आखिर वो क्या बात थी जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे थे, मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताओ। तभी अंबिका एक सच्चाई बताती है। वह कहती है कि मैंने जो रक्त बीज की कहानी तुम्हें सुनाई थी ना, वह वहाँ खत्म नहीं हुई, वह अधूरी थी। वह कहती कि रक्त बीज को जब मारा गया तो उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिर गई और उसकी वजह से वहाँ एक राक्षस पैदा हुआ। बट वह अपने रक्त से दूसरा राक्षस पैदा नहीं कर सकता था, इसीलिए वह अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए गांव की लड़कियों को अगवा करना सोचा। तो जब भी किसी लड़की का पीरियड्स आता वह उसे उठा ले जाता। बट दिक्कत यह थी कि उसके सामने कोई भी लड़की टिक नहीं पाई, वह उसके हाथों मारी गई। ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि एक भक्त ने काली माँ की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर काली माँ के सर से रक्त की एक बूंद भक्त के आंख में जा गिरी, जिससे उसको बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई। अब वह अंशजा को हरा सकता था। बट यहाँ पर अंशजा बड़ी चालाकी से काम लेता है। वह जानता था कि मैं इससे युद्ध लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, तो वह छुप जाता है। वह तब तक छुपा था जब तक उसकी एक बेटी पैदा नहीं होती। यानी जो शक्तिशाली भक्त था, जब उसकी एक बेटी होती है तो अंशजा उसके बड़े होने का इंतजार करता है और जब वह 12 साल की होती है तो वह उसे उठा ले जाता है, जिससे उसकी बेटी की कोख में अंशजा का बच्चा था। अगर वह पैदा होता तो अंशजा का वंश आगे बढ़ता, जिससे भक्त संकट में पड़ जाता है। वह करे तो करे क्या, वह अंत में फैसला लेता है कि अपनी ही बेटी की बलि दी जाए। वह इस पेड़ के सामने अपनी बेटी की बलि दे देता है। दरअसल ये जो भक्त था वह शुभांकर के ही वंशज से था। तो जब भी इस वंशज में कोई लड़की पैदा होती तो अंशजा उसे उठाने की कोशिश करता, इसीलिए वह उस परिवार के लोग लड़कियों की बलि दे रहे थे ताकि अंशजा यहाँ आ न सके। तो जब यह शुभांकर का परिवार दोबारा यहाँ आया तो वह फिर से एक्टिव हो गया।
उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर शिखर जयदेव के साथ गांव की उन लड़कियों से पूछ रहा था जिन्हें दैत्य ले गया था। हालांकि उन लड़कियों को कुछ नहीं पता था कि वह कहां गई थी, उनके साथ क्या हुआ था। तभी उन्हें एक बुढ़िया के बारे में पता चलता है कि वही इधर उधर छुप छुप कर रहती है। हालांकि उस बुढ़िया को अंबिका भी कई जगह पर दिखी थी। अब रात का समय आता है, अंबिका दैत्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर शुभंकर प्रकट होता है। वह बताता है कि जब दैत्य का प्रकोप चारों तरफ बढ़ जाएगा तो काली माँ का खड्ग ही हथियार बनेगा। उससे बेटी की बलि देने पर उसके रक्त से दैत्य का नाश होगा। ये देखकर अंबिका शौक रहती है। तभी उसे काली माँ के दर्शन होते हैं। सभी लोग खुश थे कि 40 साल बाद किसी को काली माँ ने दर्शन दिया है। अब वह उनकी पूजा की तैयारी करते हैं। तभी अचानक से दीपिका वहाँ आ जाती है। सभी लोग उसे देखकर खुश होते हैं। उनका कहना था कि माँ आ गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपिका के आने से अंबिका को डाउट था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो वह सारी लड़कियों को चेकअप करवाती है, जिससे पता चलता है कि उनके साथ तो गलत तो नहीं हुआ था, बट उन सारी लड़कियों के पीरियड्स आना बंद हो चुके थे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद अंबिका घर आती है तो उसे भी पता चलता है कि उसकी बेटी के पीरियड्स आने शुरू हो गए। अब इस बात का पता दैत्य को चल जाता है। तो हम देखते हैं कि दीपिका अपने कमरे से उठकर ऊपर श्वेता के पास जाने की कोशिश करती है। दीपिका पूरी तरह से ऑब्सेस्ड थी। वह जैसे ही ऊपर जाने की सोचती है, उससे दादू रोकता है, बट वह उसे मार देती है। फिर श्वेता को उठाकर ले जाने लगती है। हम देखते हैं कि दीपिका ही अकेले नहीं थी, बल्कि वो सारी लड़कियां ऑब्सेस्ड थी जिन्हें मैं उठा कर ले गया था। तो वह जब उसे ले जाती है तो अंबिका उठ जाती है। वह उन्हें देख लेती है और फिर बड़ी ही बहादुरी से उनसे अपनी बेटी को छीन लेती है। अब जैसे वह कमरे में आती है तो वह श्वेता को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो अंबिका जयदेव के लाख मना करने पर भी जबरदस्ती वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में देखते हैं कि दैत्य उसका पीछा कर रहा था। उसकी गाड़ी पर सारी लड़कियां चिपक जाती हैं। वह धीरे धीरे कांच को तोड़कर श्वेता को निकाल लेती हैं। हालांकि इतना आसान तो नहीं था। अंबिका बहुत लड़ती है, बट वह हार जाती है। अब यहीं पर एक और सस्पेंस खुलता है। हम देखते हैं कि उसकी बेटी को कोई और नहीं बल्कि जयदेव उठाकर ले जा रहा था। ये देखकर अंबिका भी हैरान थी कि आखिर ये इनके साथ कैसे है। फिर राजवाड़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाँव वाले इकट्ठा थे और फिर शिखर आता है। गाँव वाले उससे बताते हैं कि गाँव की सारी लड़कियाँ गायब है और सरपंच भी नहीं दिख रहा। ये सुनते ही शिखर को सरपंच पर शक हो जाता है। वह कहता है कि उसी का सब किया धरा है। अब शिखर अपनी पुलिस टीम लेकर निकल पड़ता है। वह जंगल में ढूंढने लगता है। तब उसे जयदेव मिलता है। यहीं पर यह पता चलता है कि ये जो बुढ़िया थी वो ये वाली लड़की थी जो शुरू में यहाँ पर बलि देती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब इस लड़की को बलि देने के लिए बोला जाता है तो वह इनकार कर देती है। वह कहती है कि काली माँ का ये आदेश नहीं हो सकता। वह कभी भी नहीं कहेंगी कि किसी बच्ची की जान लो। तभी उसे राजवाड़े का मालिक डांटता है और बलि देने के लिए जबरदस्ती करता है, बट वहाँ खड़ा जयदेव उससे रहा नहीं जाता। वह कहता है कि इसके बस की बात नहीं है, मैं ही मार देता हूँ। तो जयदेव इतना निर्दयी था कि वह बच्ची की बलि दे देता है। उसके बाद जयदेव घर में सोया था तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अंसजा आ जाता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि तुमने उस लड़की की बलि क्यों दी। हालांकि अंसजा को यह पता था कि ये लड़का मेरे काम आ सकता है, तो वह उसकी जान के बदले एक काम करने को बोलता है। उसका कहना था कि इस खानदान में जब भी कोई लड़की पैदा होगी तो तू उसे बलि नहीं देने देगा और 12 साल होने के बाद तू उनको मेरे पास लाएगा। यानी ये था पूरा मामला। इसलिए जयदेव भी अंसजा से मिला था। तो हम देखते हैं कि अंसजा जयदेव के अंदर घुसकर शिखर को मार देता है। इधर हम देखते हैं कि अंबिका को पता चल चुका था कि अगर उसको अपनी बेटी को बचाना है तो उससे काली माँ को खुश करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अंबिका उनको खुश करने के लिए उनकी पूजा करती है और फिर उनका खड़ग लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तो हमने देखा था कि जब पहली बार वह जंगल में आई थी तो उसने इस पेड़ की गुफा से बच्चों के रोने की आवाज सुनी थी। तो अंबिका उसी गुफा से होते हुए पेड़ के पास पहुंचती है, जहाँ पर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हम देखते हैं कि उसकी बेटी जड़ से लिपटे हुए लटक रही थी। तो वहाँ पर हमसजा आ जाता है। अंबिका कहती है कि तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरा हाल रक्तबीज के जैसा होगा। तो हमसजा कहता है कि ना मैं रक्तबीज हूँ और ना तू काली है। इसके बाद हमसजा सारी ऑब्सेस्ड हुई लड़कियों को इसके ऊपर छोड़ देता है जो अंबिका को मारने की कोशिश करती है। अंबिका भी उनसे खूब लड़ती है। तब वह दीपिका को देखती है। वह उन्हें मार भी
ही नहीं सकती थी क्योंकि वह सारी लड़कियां गांव की थी। तो अंबिका दीपिका के सर पर हाथ रखकर उसके ऊपर से हमसजा का साया हटा देती है। फिर धीरे धीरे करके सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करती है और वो भी सभी ठीक हो जाती हैं। अब बारी थी हमसजा की। हमसजा अंबिका को बहुत मारता है। ये मंजर बहुत खौफनाक था। अंबिका जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी थी। उधर हमसजा श्वेता के साथ बुरा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माँ काली अंबिका के अंदर एंटर करती है, जिससे उसके पास बहुत शक्ति आ जाती है। अब वह हमसजा को बड़ी आसानी से हरा सकती थी। तो हम देखते हैं कि वह हमसजा को बहुत बुरी तरह मार देती है, फिर अपनी बेटी को बचाकर वापस राजवाड़े में लाती है। अब सारी लड़कियां ठीक हो चुकी थी, बट एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। दरअसल हमसजा ने उसकी बेटी के अंदर रक्त बीज डाल दिया था। ये जानकर अंबिका टूट जाती है, क्योंकि अगर हमसजा को खत्म करना है तो उसे उसकी बेटी की भी बलि देनी पड़ेगी। तो दिल पर पत्थर रखकर अंबिका ये करने के लिए तैयार हो जाती है। वह जैसे ही अपनी बेटी की बलि देने के लिए वार करती है, तभी हम देखते हैं कि जितनी लड़कियों की बलि दी गई थी वह बाहर निकल आती हैं। यानी माँ काली की शक्ति से अंबिका की बेटी के अंदर रक्त बीज खत्म हो जाता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। फाइनली अब गांव वालों को हमसजा जैसे राक्षस से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। जैसे कि हमें पहले ही बता दिया था कि ये मूवी शैतान यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि जहाँ पर हमसजा मरा था उस जगह को जला दिया गया था। यहाँ तक कि पेड़ भी पूरी तरह से जल चुका था। तो वहाँ पर वनराज आता है, जिसे हम शैतान मूवी में देख चुके हैं। वह हमसजा की राख को उठाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। यानी वनराज अब काला जादू करने के बदले वह सीधा राक्षस में ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि अब हमने देखा था कि वह ऋषि के कब्जे में था। वेल जो भी हो, ये सब शैतान 2 में पता चलेगा। वैसे आपको कैसी लगी माँ की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं।